जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और ये फोर्थ या थर्ड एपिसोड है जिसमें हम थ्योरी क्लास को देख रहे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान और प्रयत्न रहेगा। ठीक है, इससे पहले के वीडियो को हम इससे पहले के टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। बेसिक से संस्कृत सिखाया जा रहा है। ठीक है, संस्कृत की तैयारी कराई जा रही है, विशेष करके सुपर टेट सुपर टेट और यूपी टेट के लिए ध्यान रखिएगा। किसके लिए? सुपर टेट और यूपी टेट के लिए ध्यान रखेंगे। और इसमें आज हमारा उच्चारण स्थान टॉपिक है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से भी एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। और देखिएगा, उच्चारण स्थान की बात करें तो जो वर्णों का उच्चारण करते समय या बोलते समय हमारी जीभ मुंह के जिस भाग का स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बोलते समय आपकी जो जिह्वा है ना, जिस भाग को स्पर्श करती है, जिस भाग को टच करता है, ठीक है, टच करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। और देखिएगा, उच्चारण स्थान के कितने प्रकार हैं आपसे पूछ सकता है। तो पाणिनीय शिक्षा में ये प्रूफ देना बहुत आवश्यक है ना, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति को रख दिया हूँ। पाणिनीय शिक्षा कहता है कि 8 उच्चारण स्थान होते हैं। इसमें से जो सबसे पहला जो उच्चारण स्थान होता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उर है। उर का मतलब होता है हृदय होता है। और ये जो हृदय है ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाता है, इसलिए इसको पर्टिकुलर यहाँ पर दिया नहीं गया है। इसलिए पंक्ति है अष्टौ उच्चारण, देखिएगा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, यहाँ स्थान से तात्पर्य उच्चारण स्थान। ठीक है, ये पाणिनीय शिक्षा की पंक्ति है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखिएगा जो उच्चारण स्थान है वो कंठ उच्चारण स्थान की बात करें तो, और देखिएगा कंठ से निकलने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? कंठ्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कंठ्य वर्ण भी हम इसको ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यानी देखिएगा यहाँ पर जो वर्ण है ना सूत्र में, अ से तात्पर्य अकार, और अकार के 18 भेद बताए जाते हैं, तो ये समस्त 18 भेद। ठीक है, और इसमें दीर्घ भी आएगा, ध्यान रखिएगा। और कु से तात्पर्य यहाँ पर देखिएगा सूत्र में कु है, इस कु का मतलब होता है कवर्ग। ठीक है ना, कल के क्लास में आपको बताया था कि कु का मतलब कवर्ग होता है। और देखिएगा ह से तात्पर्य हकार, और विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। तो इस प्रकार से अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कहने का तात्पर्य यह है कि अकार, कवर्ग और ह और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है करके यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दूसरा जो उच्चारण स्थान है तालु की बात करते हैं, तो सूत्र को देखिएगा ईचु यसानाम तालु। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ई से तात्पर्य सभी प्रकार के इकार, इकार के भी 18 भेद होते हैं। और य से तात्पर्य यकार, श से तात्पर्य तालव्य सकार, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तालव्य सकार कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तालु स्थान से निकलने के कारण से इसको क्या कहा गया है? तालव्य कहा गया है। और चवर्ग, ठीक है ना, तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिएगा मूर्धा की बात करें तो ऋतु रसाणाम मूर्धा कहा गया कि ऋकार एवं ऋकार के समस्त भेद, और इसके भी 18 भेद होते हैं ऋकार के। और र और मूर्धन्य शकार और टवर्ग, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है, ध्यान रखिएगा। दंत की बात करते हैं तो सूत्र है ऋतु लसानाम दंताः। ठीक है, ऋकार के केवल 12 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। और लकार और शकार और तवर्ग, अक्सर पूछता है ली का उच्चारण स्थान क्या होता है, और ध्यान रखिएगा ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसको नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है ना, ठीक। और अगला है आपका ओष्ठ की बात करते हैं, तो कहा कि उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। देखिएगा यहाँ उ से तात्पर्य उकार, उकार के समस्त भेद, इसके भी 18 भेद होते हैं। और प से तात्पर्य यहाँ, पु से तात्पर्य यहाँ पर पवर्ग,
ये पवर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ, म, 5 वर्ण आते हैं। और उपथमानीय देखिएगा, प और फ से पहले ये इस प्रकार का जो संकेत होता है, इसको हमने अर्ध विसर्ग का जो संकेत होता है, इसको हम उपथमानीय बोलते हैं। तो इस उपथमानीय का भी कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। उपथमानीय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा, कंठ और तालु यानी ए और ऐ, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा ये दोनों ही होंगे। देखिएगा, ये जो ए बना है ना, अ और ई के योग से बना हुआ है ए, है ना। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है ना। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंठ और तालु ये दोनों ही उच्चारण स्थान वाले होंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों स्थानों से उच्चरित होंगे, इसलिए इसको एदयितोः कंठ तालु कहा गया है। इसी प्रकार से ओ और औ, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कंठ और ओष्ठ, ठीक है। तो ये अ और उ के योग से बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अ कंठ होता है और उ यहाँ पर ओष्ठ होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा, इन दोनों के योग से ओ बनता है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ओदौ तोह कंठोष्ठम, है ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। व, ये जो व है ना, व का क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा। वकारस्य दंतोष्ठम। अगला है नासिका। कहा कि नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार इस बिंदी का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? नासिका होगा, ध्यान रखिएगा। और नासिका की बात करें तो नासिका में विशेष रूप से ध्यान रखना है, यम गणनानाम नासिका च, यानी ये जो 5 वर्ण हैं ये वर्गीय पंचम अक्षर हैं, ध्यान रखिएगा। वर्गीय पंचम अक्षर हैं, ठीक है। 5वें अक्षर हैं ये वर्गीय, जो 5वें अक्षर होते हैं, ठीक है। ये अपने वर्ग में भी आने के कारण से च का मतलब होता है और, नासिका के साथ साथ में ध्यान रखिएगा क्या क्या होंगे। जैसे ये जो ङ है ना, ये ङ, ये यहाँ पर कंठ भी हो जाएगा क्योंकि ये कवर्ग में आता है इसलिए, और कंठ और नासिका दोनों ही होंगे। इसी प्रकार से ये जो य है, ठीक है, तालु और नासिका दोनों ही होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तालु और नासिका। म है, ठीक है, ओष्ठ और नासिका दोनों ही होंगे, ये म। और न है, ठीक है, देखिएगा मूर्धा और नासिका दोनों ही होंगे, और दंत और नासिका दोनों ही होगा, ये न। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। और आगे देखिएगा, जिह्वा मूल की बात करें तो जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल भाग, ठीक है, जहाँ से हम जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण करेंगे। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, ये भी उच्चारण स्थान है, ध्यान रखिएगा। और जिह्वा मूल्य क और ख से पहले का इस संकेत को बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में इस पर चर्चा की है अयोगवाहों के अंतर्गत। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रयत्न है। प्रयत्न को समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, यानी एक विशेष प्रकार का जो परिश्रम होता है उसको हम प्रयत्न कहते हैं, यानी प्रयास को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। या इसको हम जिस वे में हम देख रहे हैं उसको यहाँ पर देखिएगा, वर्णोच्चारण में किया जाने वाला जो प्रयास होता है उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण में किया जाने वाला जो प्रयास होता है उसको हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आभ्यंतर और बाह्य के रूप में। आभ्यंतर उच्चारण से पूर्व आंतरिक अवयवों के द्वारा किया गया हलचल होता है या फिर प्रयास होता है, यूँ समझ लेंगे। और उच्चारण में बाह्य अवयव जो कि मांसपेशियाँ मुंह के अंदर जो होती हैं उनसे किया गया जो अभ्यास, मतलब एक प्रकार का अभ्यास होता है, उसको हम बाह्य कहते हैं। इनका भेद अक्सर पूछ लिया जाता है। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य जो है 11 प्रकार के होते हैं। तो 5 को संस्कृत में पंच कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, और 11 को हम क्या कहेंगे? एकादश, ठीक है। तो इसलिए पंक्ति भी है कि आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, पंचधा, धा का मतलब होता है प्रकार, और बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, एकादश धा, धा का मतलब होता है प्रकार, 11 प्रकार के हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्नों को देख लेते हैं।
सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्नों को अगर हम देखें तो देखिएगा, पहला है स्पृष्ट है। स्पृष्ट का मतलब होता है छूना या स्पर्श करना होता है, ठीक है। ये वर्गीय व्यंजन जो होते हैं ना, क से लेकर के म तक के, इन वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और ईषत् शब्द का मतलब होता है, ईषत् शब्द का मतलब होता है कम या फिर थोड़ा, ठीक है। और स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना। अब स्पृष्ट व्यंजनों की अपेक्षा ये जो ईषत् पृष्ठ वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें थोड़ा सा कम स्पर्श किया जाता है। इसलिए जैसे देखिएगा, ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो व्यंजनों की अपेक्षा कम स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ईषत् पृष्ठ कहा है। ईषत् पृष्ठ अंतस्थानाम करके कहा गया है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, विवृत का मतलब होता है स्वरों, कंठ का खुलना, ठीक है। और ये केवल स्वरों का ही विवृत यहाँ पर क्या होगा, आभ्यंतर प्रयत्न होगा, ध्यान रखेंगे। और ईषत् विवृत की बात करें तो कंठ का थोड़ा सा खुलना, जो कि उष्म व्यंजनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसमें, यानी श स श ह, ठीक है, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो ईषत् विवृत होगा, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं संवृत्त की। संवृत्त का मतलब होता है बंद होना, और ह्रस्व आकार जो कि प्रयोग यानी उच्चारण अवस्था में क्या होता है, संवृत्त होता है। और प्रक्रिया की अवस्था में, ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया की अवस्था में, प्रक्रिया की अवस्था में व्याकरण की साधनिका वगैरह जब करते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर इसको विवृत ही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो था आपका आभ्यंतर प्रयत्न जो आपके समक्ष उपस्थापन किया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् पृष्ठ, और तीसरा विवृत, और चौथा ईषत् विवृत, और पांचवा संवृत्त। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्नों को, देख लेते हैं सबसे पहले। अब बाह्य प्रयत्नों को देखें तो सबसे पहला जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार है, ठीक है। विवार का मतलब होता है मुख विवर का खुलना, और संवार का मतलब होता है मुख का संकुचित होना। श्वास का मतलब होता है उच्चारण में गति विशेष का प्रभावित रहना, और नाद का मतलब होता है विशेष प्रकार की एक अव्यक्त ध्वनि, उसको हम नाद कहते हैं। और घोष और अघोष की बात करें तो घोष का मतलब होता है उच्चारण में विशेष प्रकार का शब्दों का घर्षण, उसको घोष कहेंगे। और उच्चारण में जब घर्षण का अभाव हो जाए तो उसको अघोष कहा जाएगा। और जहाँ पर उच्चारण करते समय जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ज़्यादा वायु निकले उसको महाप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो कम वायु निकले उसको अल्प प्राण कहा जाता है। कम या ज़्यादा निकलना इसका मतलब हो जाएगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित, देखिएगा अगला है आपका उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है ना। उदात्त अनुदात्त स्वरित की बात करें तो उदात्त का मतलब होता है कि तालु इत्यादि स्थानों के ऊपर भाग से स्वरों का उच्चारण कर लेना। अनुदात्त का मतलब होता है उच्चारण स्थान के निचले हिस्से से स्वरों का उच्चारण करना। और स्वरित का मतलब होता है मध्य भाग से उच्चारण करना। तो ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो बाह्य प्रयत्न होंगे ये केवल स्वरों का ही होंगे, व्यंजन का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, व्यंजन का कभी भी नहीं होगा उच्चारण स्थान। ये जो बाह्य प्रयत्न जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित व्यंजनों का कभी भी नहीं होगा। अगर व्यंजनों का ऑप्शन में दिया रहे तो वो कभी गलत होगा, वो ध्यान रखिएगा, इसको नोट करेंगे। और इसको हम कैसे समझ लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, इसको इस प्रकार से देखा जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ समझ लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, प्रत्याहार की प्रक्रिया आपको सिखा चुका हूँ। खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा और यहाँ पर उष्म व्यंजन के अंतर्गत श और ह, ठीक है। तो यानी वर्ग का पहला दूसरे का तात्पर्य यहाँ पर ये होगा कि क और ख, च और क्ष, ठीक है, त और थ, ट और ठ, और प और फ, ठीक है। ये वर्ग का क्या होगा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा और स ह। ये जो 14 वर्ण हैं ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, इन 14 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा विवार, श्वास और अघोष होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विवार, श्वास और अघोष, इसको कहा गया है कि खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च
ये इन पंक्तियों के द्वारा समझाया गया है संस्कृत में, इसको ध्यान रखिएगा। ये 3 हो गए और 3 स्वरों वाले आपको तैयार हो गए। और बाकी देखते हैं। अब देखिएगा, संबार नाद घोष, ये जो बाह्य प्रयत्न है किन वर्णों का होता है? तो हस वर्णों का होता है। हस की बात करें तो हस प्रत्याहार में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर ग, घ और ङ, ज, झ और य, है ना। इसी प्रकार से द, ध और न, ब, भ और म, ठीक है। ड, ढ और ण, तो ये यहाँ पर वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण देखिएगा य, व, र, ल, ठीक है ना। ये जो वर्ण हैं इनको हम अंतस्थ के अंतर्गत समावेश करते हैं, ठीक है। तो इन वर्णों का देखिएगा 15 और यहाँ पर देखिएगा 4, ये 19 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो यहाँ पर संबार नाद घोष होगा। इसको नोट करिएगा अच्छे से। देखिएगा, जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं उसको परुष व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उच्चारण में थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं, कर्कश टाइप की होती है, तो इसलिए परुष कहते हैं इसको। और जो बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा और उसके बाद जो अंतस्थ वर्ण होते हैं य, व, र, ल, ठीक है, इन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा प्रयास नहीं लगता है, बल्कि सामान्य तरीके से होता है, तो इसलिए इसको कोमल मृदु व्यंजन कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण देखिएगा, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और जो यण वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इसलिए पंक्ति भी है कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम यणश्चाल्प प्राणाः, यणश्चाल्प प्राणाः, ये बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण जो है अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण की बात करें तो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, सलश्च महाप्राणाः, सलश्च महाप्राणाः कहा गया है, महाप्राणाः कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नहीं, वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, इसको नोट करेंगे अच्छे से। दूसरा, चौथा और सल वर्ण ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो श, श, स और ह, ठीक है ना, श, स, ठीक है, श, स, स, ह, ये वर्ण जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका उच्चारण स्थान और यहाँ पर आपका प्रयत्न थे। और आप लोग चाहते हैं कि डेली क्लास से जुड़ें, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF मिले आपको, तो यहाँ संस्कृत बाय सागर सर इसी नाम से, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होता है। अगर आपको ज्वाइनिंग में कोई समस्या आ रही है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, और मुझे ढूंढ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको क्लास मिलता रहेगा। तो ये आपके लिए रिवीजन का काम कर रहा है। और शाम को जो हो रहा है, शाम को जिस क्लास को आप देखते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट तैयारी कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बने रहिएगा। फिर दोपहर में आपके लिए कुछ नए वीडियो के साथ में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।